Hello, hi, welcome to my channel. I have a lot of questions और मेरे वो सारे सवालों का जवाब मैं जिस भी तरीके से ढूंढ रही हूँ लाइफ में it is actually blowing my mind. So I wanted a place where I could express all of those thoughts and मे बी उन सब लोगों से बात कर पाऊँ जिनको भी इसमें क्यूरियोसिटी है. अगर आपको नहीं है इनमें क्यूरियोसिटी देन इट्स ओके, बट देन ट्राई टू हैव सम क्यूरियोसिटी. इट विल रियली हेल्प द वुमन इन योर लाइफ. ओके, मैं इस कॉन्वर्जेसन को हिंदी में रखूँगी क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जिन औरतों और लड़कियों से मिली हूँ उन सबके साथ मेरी कॉमन लैंग्वेज हिंदी है. मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है मुझे कि मुझे जो भी चीज़ें पता चली हैं बिकॉज ऑफ ऑल द प्रिविलेज दैट आई हैड, मुझे उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके पास वो प्रिविलेज नहीं था लेकिन दे वर baddies. They were always these very strong, smart women. मैं चाहती हूँ कि ये चैनल उन लोगों तक पहुँचे. उन औरतों और लड़कियों की वजह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी है इस वक्त. मैं बहुत खुश हूँ. अगर आप मुझसे पूछो कि हाउ डू यू फील ऑन अ डेली बेसिस, आई एम हैप्पी. आई एम वेरी संतुष्ट और दैट हैज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन एवरी सिंगल थिंग आई डू इन माई लाइफ. एंड आई विश मुझे वो चीज़ कई सारे सालों पहले समझ में आ गई होती, बट दैट्स ओके. लाइक दैट वाज माई जर्नी. I want to document it or maybe like share it with people who would be interested in changing their life that way. So yeah, this channel is somewhat that. सुबह के 5 बज रहे हैं. पूरे घर में अंधेरा है लेकिन एक औरत की आँख खुल चुकी है. वो उठती है, पानी भरती है, दूध अखबार लाती है, बच्चों को उठाती है, तैयार करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, प्रेस करती है, बर्तन धोती है, सबके टिफ़िन पैक करती है, सबको अपनी अपनी चीज़ें करने के लिए रेडी करती है. और अगर उसके बाद उसके पास टाइम बच जाता है या फिर वो ये सब करके भी टाइम निकाल पाती है तो फिर वो कोई जॉब ढूंढती है या फिर घर बैठे कोई छोटा मोटा बिज़नेस चलाने की कोशिश करती है. और फिर दिन ख़त्म होते वक्त वो फिर से खाना बनाती है, सबको खिलाती है, सफाई करती है, घर समेटती है, फिर आखिर में सोने जाती है. और पूछा ये जाता है कि तुमने घर बैठे पूरे दिन क्या काम किया. अगर आपको या आपके आसपास की औरतों को कभी ऐसा लगा है कि आपके घर के कामों की कीमत नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है, उसे गिना नहीं जाता, अगर आपकी माँओं को या आपको आज तक लगता है कि घर के काम करना पत्नी धर्म है, तो ये वीडियो आपके लिए है. आज हम बात करेंगे एक ऐसी बात की जो घरों में, गाँव में हमेशा से होती आ रही है लेकिन आज तक हमें उसके बारे में बैठ के बात करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता. आज हम बात करेंगे घर के काम संभालने की, इंग्लिश में डोमेस्टिक लेबर. हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो शायद हमारी दादी नानी पूछ नहीं सकती थी लेकिन उन्होंने अपनी पोतियों को केपेबल बनाया कि वो अब पूछ सकती हैं. तो कलेक्टिवली सबकी तरफ से मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो दिन रात औरतें कर रही हैं, घर मैनेज और घर संभाल रही हैं, क्या ये सच में काम है या सिर्फ जिम्मेदारी है. और अगर ये जिम्मेदारी है तो आदमियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पैसा, समाज में इज्जत, पहचान, ये सब मिलता है. औरतों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पैसा, पहचान, समाज में इज्जत क्यों नहीं मिलती. ये सिस्टम किसने बनाया. पहले थोड़ा अपने आसपास देखते हैं. इंडिया में 65 करोड़ लोग आज भी गांव में रहते हैं और इन सारे गांव में अगर आप सुबह सुबह उठ के देखें तो एक चीज़ कॉमन है, औरतें काम कर रही होंगी. गवर्नमेंट ने 2019 में एक बहुत बड़ा सर्वे किया था इंडिया में, टाइम यूज सर्वे. उन्होंने पूरे देश में लाखों घरों में जाके एक ही सवाल पूछा
कि आप पूरे दिन क्या क्या करते हैं और कितने घंटे के लिए करते हैं। एक गांव की महिला एक पूरे दिन में करीबन 5 घंटे सिर्फ घर के कामों में देती है। घर के काम यानी घर की सफाई करना, पानी भरना, कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना, बूढ़ों का, बच्चों का ख्याल रखना, पशुओं का ख्याल रखना, पौधों का ख्याल रखना। और यही चीज़ें शहरों में डोमेस्टिक लेबर या फिर मेड्स के हेल्प से की जाती है। यानी कि मैनेज करना एक औरत करती है और काम मोस्टली एक औरत ही करती है। और यही डोमेस्टिक हेल्प्स अपने घर में जाके भी यही सारा काम अपने घर का करती हैं और थोड़े पैसे कमाने के लिए बाकी के घरों में जाके ये सारे काम करती हैं। तो अगर आप सोचो तो पूरे देश में घर के काम मोस्टली औरतें ही कर रही हैं और वही काम एक मर्द एक पूरे दिन में 30 मिनट करता है। यानी कि एक औरत एक दिन में 10 गुना ज़्यादा घर का काम करती है एक मर्द से। मतलब इंडिया के हर एक घर में एक औरत घर के काम कर रही है। ऑफ कोर्स कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इन सारे घर के कामों की कीमत कितनी होगी अगर हम पैसों में निकालें तो 19 लाख करोड़ रुपए एक साल में। इतना घर का काम होता है फ्री में, ऑलमोस्ट फ्री में, क्योंकि हम डोमेस्टिक हेल्प्स को भी नहीं पे करते हैं इतना। और ये कितना है? इंडिया के एक साल के एजुकेशन बजट से 20 गुना ज़्यादा। इतना काम, इतनी कीमत, और उसे हम कहते क्या हैं? घर के काम। काम भी नहीं, घर के काम, जैसे कि ये कुछ अलग हो, इसका कोई मोल नहीं हो, हम बात ही ना करें इसके बारे में। मम्मी काम क्या करती है? मम्मी काम नहीं करती है, मम्मी हाउसवाइफ है। मैं भी बोलती थी बचपन में। अब यहाँ पर एक सवाल छोड़ जाती हूँ जो हम वीडियो के एंड में जिसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर ये काम नहीं है तो क्या है? और ऐसा कैसे हुआ कि इतना सारा काम, इतनी सारी कीमत एकदम इनविजिबल हो गई? ये समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है अनीता की। अनीता जाधववाड़ी गांव में रहती है, महाराष्ट्र में। अनीता 55 साल की है और वो प्याज के खेतों में पूरा दिन काम करती है धूप में। अपना काम ख़त्म करके वो घर जाती है, घर की सफाई करती है, खाना बनाती है और सो जाती है। खेत के कामों का एक पूरे दिन का अनीता को मिलता है 200 रुपये। पूरे दिन खेत में काम करने के लिए आदमियों को मिलता है 400 रुपये या उससे ज़्यादा। अनीता से पूछा कि आपको इतने कम पैसे मिलते हैं मर्दों के कंपैरिजन में, आपको ये गलत नहीं लगता? तो अनीता ने कहा, हम तो वही करते हैं जो हम घर पे भी करते हैं, तो किसी से कह के क्या फ़ायदा? क्योंकि अनीता को पता है कि गलत हो रहा है, लेकिन उसने खुद को ये समझा लिया है कि कुछ कहने से क्या फ़ायदा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सिर्फ अनीता का नहीं पर बहुत सारी औरतों का। रिसर्चर्स के सर्वे के हिसाब से 92% गांव की महिलाएं घर का काम करती हैं बिना एक पैसे के, और इसमें से 64% महिलाओं को ये लगता है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी और घर में उनके अलावा कोई करने वाला भी नहीं था। अब सोचो, अगर इन औरतों के पास चॉइस होती, अगर इनका काम गिना जाता और इनको अपने काम की कीमत मिल रही होती, तो ये क्या करती? ये जुआ खेलती? ये लड़कीबाजी करती? नहीं, ये शायद अपने छोटी बहन की पढ़ाई में मदद करती। ये शायद बिना किसी डर के अपनी बेटी को स्कूल भेजती। ये शायद अपने छोटे भाई की या बड़े भाई की बिजनेस में मदद करती, या अपनी विधवा माँ को सपोर्ट करने में मदद करती। ये शायद यही उनकी ख्वाहिश है, यही सबकी ख्वाहिश है कि इतनी मेहनत, इतना काम का उनका हिसाब हो। अभी हम ये समझेंगे कि ये हिसाब किया क्यों नहीं अभी तक। 1982 की बात है। एक इकोनॉमिस्ट देवकी जैन राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सर्वे करने के लिए गई। वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ की औरतों से पूछा कि आप पूरे दिन में क्या काम करती हैं।
तो औरतों ने कहा कि कुछ नहीं, हम बस घर के काम करते हैं। तो फिर देवकी ने फिर से पूछा कि घंटे दर घंटे आप क्या क्या करती हैं, ये बताइए मुझे। तो तबीयत से सारी औरतों ने बिठा के उन्हें सारे जवाब दिए। 98% औरतें कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम कर रही थी, खेत में, पशु पालने में, बीज चुनने में, फसल काटने में। लेकिन उनमें से सिर्फ 33% औरतों को गवर्नमेंट सेंसस ने वर्कर का नाम दिया था। क्यों? क्योंकि फॉर्म में पूछा गया था कि आप पूरे दिन में क्या घर संभालती हैं या काम करती हैं। एक ही औरत एक ही दिन में दोनों काम करती है, लेकिन सिस्टम ने डिसाइड किया कि अगर ये घर की देखभाल कर रही हैं तो ये काम नहीं है, और अगर काम नहीं है तो तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह नहीं है तो पहचान नहीं है, और अगर पहचान नहीं है तो राइट्स नहीं है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ मारिया मीस की। ये है एक जर्मन प्रोफेसर जिनकी पहचान इंडिया में उनके किए गए काम से है। 1978 में ये इंडिया आई, इंडिया के गांव में ये देखने के लिए कि घर के काम देश की अर्थव्यवस्था में कैसे मदद करते हैं। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा शहर नरसापुर, वहाँ की औरतें लेस बनाने का काम करती थीं। ये लेस इंडिया में नहीं बिक रहे थे, ये लेस अब्रॉड, अमेरिका में, यूरोप में महंगे दामों में बिक रहे थे। वो पूरी दुनिया के बाजार में अपना काम भेज रही थी। मारिया ने जब डेटा देखा, गवर्नमेंट डेटा, गवर्नमेंट पेपर्स, तो उनको पता चला कि ये सारी औरतें जो ये काम कर रही हैं उनको वर्कर्स का नाम नहीं दिया गया है, उनको हाउसवाइफ्स कहा गया है, जैसे कि वो अपने फ्री टाइम में ये छोटा मोटा काम कर रही हैं। जो औरतें पूरी दुनिया के लिए लग्जरी लेस बना रही हैं उनको नॉन वर्किंग हाउसवाइफ्स का नाम दिया गया है इंडिया के सिस्टम के द्वारा। उनका काम लीजर एक्टिविटी में गिना जा रहा है। नरसापुर में भी बाकी के गांव की तरह यही सोच थी कि अगर औरतें घर बैठे घर से कुछ काम कर लें तो घर की इज्जत बनी रहेगी, बाहर जाके कुछ काम ना करें। लेकिन वो इज्जत बनाने के लिए घर बैठ के काम कर रही हैं तो उनको हाउसवाइफ का नाम दिया जा रहा है, ना कि एक वर्कर का। मारिया ने इसको नाम दिया हाउसवाइफिजेशन। हाउसवाइफिजेशन वो प्रोसेस है जिसमें घर से औरतों द्वारा किया गया कोई भी काम, चाहे फसल काटना हो, लेस बनाना हो, छोटा मोटा बिजनेस चलाना हो, उसको हाउसवाइफ के नाम में डाल दिया जाता है। मारिया ने ये भी कहा कि औरतों को नॉन वर्कर्स और डिपेंडेंट्स डिफाइन किया जा रहा है, सोसाइटी की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। उनका आर्थिक योगदान हाउस वर्क या फिर घर के काम के नाम से छुपाया जा रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक ऐड कर रही हूँ। इस किताब की कोर बात यह है कि किस तरह से दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज औरतों के फ्री हाउस वर्क पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और इन बड़ी कंपनीज के सक्सेस के पीछे अक्सर गांव की औरतों का हाथ होता है। अब बात करते हैं मनुस्मृति की। अब मनुस्मृति सिर्फ औरतों के बारे में नहीं लिखी गई है, मनुस्मृति मोस्टली ब्राह्मणों के लिए लिखी गई है, क्षत्रियों के लिए लिखी गई है, औरतों के लिए भी लिखी गई है। लेकिन इसके जितने भी सारे रूल्स हैं वो सारे रूल्स सारे इंसानों के लिए लिखे गए हैं। अभी हम कुछ एक एक रूल्स पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहता है और हम कितना उसे फॉलो कर रहे हैं इस वक्त। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग मर्दों को क्या क्या करना है। राजा को सुबह उठ के ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और वेद जानते हों। उनकी ब्राह्मणों की सलाह के बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकते। अब आज का मर्द ऑफिस जाता है, टीवी देखता है, फ़ोन चलाता है। आपको लगता है आज का मर्द बैठ के ब्राह्मणों की पूजा करता है और अपने बड़े डिसीजंस इन सारे ब्राह्मणों के सजेशन के बिना नहीं लेता? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई अपना कमा रहा है वो अपने डिसीजंस खुद से ले रहा है, एंड मोस्टली आदमी कमा रहे हैं तो वो अपने डिसीजंस खुद से ले रहे हैं। युद्ध में जाओ, पीठ मत दिखाओ। क्षत्रिय मर्द का धर्म था कि वो युद्ध में लड़े। जो मर्द युद्ध से डरते हुए भागे उसके सारे पाप उसके मालिक को लग जाते हैं। इज्जत सिर्फ मैदान में मिलती है। आज का मर्द सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अगर किसी ने उसे कहा है कि वो क्षत्रिय है इसलिए वो युद्ध में जाके लड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसा कोई नहीं कर रहा है। जो भी मर्द हो वो अपने मंत्र रोज़ाना 1000 बार पढ़े
और अगर वो ना करे ऐसा तो वो पापी समझ लिया जाएगा और वो संसार में नीचा माना जाएगा। 31 साल का मर्द 12 साल की लड़की से शादी करे और एक 24 साल का मर्द 8 साल की लड़की से शादी करे, ये आज की डेट पे इलीगल है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 के अकॉर्डिंगली ये एक क्राइम है, तो ऑब्वियसली ये हम नहीं कर रहे हैं इस दुनिया में। यही मनुस्मृति औरतों के लिए ये लिखती है कि वो सफाई रखेगी, धर्म का पालन करेगी, खाना बनाएगी, सेवा करेगी। और औरतें आज भी इसको कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली फॉलो कर रही हैं। तो सवाल ये है कि ये पूरा रूल बुक अगर सबके लिए लिखा है तो सिर्फ औरतें क्यों फॉलो कर रही हैं और ये मर्द क्यों नहीं फॉलो कर रहे? तो ये सारी जिम्मेदारियां जो हैं धर्म की, घर की, ये सारी औरतों को इतना ज़्यादा क्यों सिखाया गया है कि कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी काम कर लो दुनिया में, लेकिन ये सब तो तुम्हारा फर्स्ट जॉब है, ये आपको आना होगा और ये आपको बचपन से ही सीखना पड़ेगा, जिससे आप ट्रेन हो जाओ बड़े होने तक कि आप ये अच्छे से कर लो, इसके बाद आपको पढ़ना है, जॉब करना है, आप वो आगे फिर देख सकते हो। ये पूरा रूल बुक इतना आउटडेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसे 1950 में कब का रिजेक्ट कर दिया। B.R. अम्बेडकर ने पब्लिकली इसकी एक कॉपी जलाई थी। अगर आप समझने की कोशिश करोगे मनुस्मृति को, आपको ये समझ में आएगा कि इसके मोस्टली चीज़ें सिर्फ हम औरतें फॉलो कर रही हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि हम ये क्यों फॉलो कर रहे हैं, और अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं तो बाकी लोगों के लिए क्या रूल्स हैं और कौन कौन क्या क्या फॉलो कर रहा है और नहीं कर रहा है। इट्स ओके टू क्वेश्चन। तो एक ही किताब, एक ही ज़माना, लेकिन मर्दों के रूल्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, औरतों के रूल्स अभी भी फॉलो हो रहे हैं। मतलब एक औरत जब घर का खाना बनाती है, सफाई करती है, तो वो इस मार्केट को एक हेल्दी, एक स्वस्थ, समझदार वर्कर दे रही है फ्री में। और इस इकोनॉमी ने ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे कि वो औरतों को इसके लिए एक पैसा नहीं देते। और सबसे दुख की बात ये है कि ये सिर्फ सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है। हम आज तक अपने बच्चों को यही समझाते हैं, यही सिखाते हैं कि आपको एक लड़के को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और एक लड़की को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, और हम उन दोनों को ट्राई करते हैं कि उसी एक पाथ पे रखें, लेट देम बी। तो अब सवाल ये है कि क्या कुछ बदला इतने सालों में? क्या कोई था जो लड़ा? क्या किसी ने कुछ इम्प्रूवमेंट लाई? अब मैं आपको बताना चाहूँगी सेवा के बारे में। सेवा का मतलब है, सेवा का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। अपने काम की मालकिन औरतों का संघ। ये उन औरतों के लिए है जो रेडी लगाती हैं, जो सर पे बोझ उठाती हैं, घर में कपड़े सिलती हैं, खेत में काम करती हैं, जिनके पास कोई पक्का एम्प्लॉयर यानी कि नौकरी देने वाला नहीं होता। इनके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं होती, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। अब सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई? एक कपड़ों के बाज़ार से अहमदाबाद में कुछ औरतें थीं जो अपने सर पे कपड़ों के थान उठाकर एक दुकान से दूसरी दुकान तक ले जाती थीं। वो सड़क पर ही रहती थीं, इतनी ज़्यादा गरीब थीं कि उनके पास खुद की एक झोपड़ी भी खरीदी नहीं जा सकती थी। और होलसेल शॉप के मालिक उनको उनकी जॉब के हिसाब से दिन दिन का पैसा देते थे। तो उनका कोई पक्का एम्प्लॉयर नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था और कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो सेठ ये कह सकता था कि ये तो अपनी मर्ज़ी से काम करती है, कभी यहाँ काम करती है, किसी दिन उस तरफ उस एम्प्लॉयर के लिए काम करती है। तो पूरा दिन बोझ उठाओ, धूप में काम करो और फिर सिस्टम की नज़र में आप एक वर्कर भी नहीं हो। ईला भट्ट ने इन सारी औरतों के साथ बैठ के इनके सारे प्रॉब्लम सुने कि वो क्या क्या काम करती हैं, उनको कितने पैसे मिलते हैं, कहाँ रहती हैं, किस तरह का उनका काम है, सब कुछ। तो औरतों ने कहा कि हमारी अपनी एक एसोसिएशन होनी चाहिए। ईला भट्ट ने सेवा को ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर करने की कोशिश की। गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ये बोल के कि अगर एम्प्लॉयर ही नहीं है तो आप एक संघ किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ बना रहे हैं। तो सेवा ने ये जवाब दिया कि यूनियन का काम है वर्कर्स को एक साथ लेके आना, ना कि एम्प्लॉयर की ज़रूरत देखना। सेवा का आर्ग्यूमेंट मान लिया गया और 12 अप्रैल 1972 को सेवा ऑफिशियली एक ट्रेड यूनियन बन गई।
तो ईला भट्ट का ये आर्गुमेंट था कि एम्प्लॉयर कौन है ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि काम हो रहा है या नहीं। अगर काम हो रहा है मतलब वर्कर है, अगर वर्कर है तो वर्कर के पास राइट्स होने चाहिए। 1974 में सेवा बैंक शुरू हुआ। 4000 औरतों ने मिलके 10-10 रुपए सारी औरतों ने मिला के एक बैंक शुरू किया। ये उनका अपना बैंक था, पहली बार इन औरतों के पास अपना एक खुद का बैंक अकाउंट था। और उनका रीपेमेंट रेट अभी तक है 96%, किसी भी कमर्शियल बैंक से बहुत ज़्यादा। तो ये बैंक बना के इन औरतों ने ये साबित किया था कि इनके काम की एक कीमत है और उस कीमत की हिफाजत ये खुद कर सकती हैं। आज सेवा में ऑलमोस्ट 40 लाख औरतें हैं, करीबन 20 स्टेट्स में से इंडिया में। इन औरतों को किसी ने नहीं बताया था कि वो फेमिनिस्ट हैं। इनको बस पता था कि इनके कामों की कीमत इन्हें नहीं मिल रही है और इनके साथ गलत हो रहा है और इसको ठीक करना उनका हक है, और यही तो फेमिनिज्म है। तो हर सुबह जो औरतें काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चे तैयार करती हैं, घर की सफाई करती हैं, वो सिर्फ घर का काम नहीं कर रही हैं, वो इस पूरी इकॉनमी को चलाने के लिए तैयार कर रही हैं। जो वर्कर फैक्ट्री में जाता है वो खाया पिया हो, नहाया धुला हो, सेहतमंद इसलिए जा पा रहा है क्योंकि उसके घर में किसी ने ये सारे घर के काम किए हैं। वो बच्चे जो बड़े होके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स ये सब बनने वाले हैं, वो सारे बच्चे स्कूल इसलिए पहुंच पा रहे हैं क्योंकि घर पे उसकी देखभाल की जा रही है, और वो देखभाल मोस्टली कोई ना कोई एक औरत कर रही होती है। और अगर यही काम एक भी दिन के लिए कलेक्टिवली बंद हो जाए तो ये इकॉनमी रुक सकती है। तो इन घर के कामों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये मत सोचो कि क्योंकि ये इतने सालों से ऐसा होते आ रहा है तो ऐसा ही होगा। इतने सालों से होना और सही होना सेम चीज़ नहीं होती है। अब सोचो अगर हम ये पूछने लगें कि घर के काम इक्वली डिवाइड क्यों नहीं होते, हमारी लड़कियों को फ्री एजुकेशन क्यों नहीं मिलती, गवर्नमेंट इन घर के कामों के लिए अलग से बजट क्यों नहीं निकालती, ये सारे सवाल पूछना यही फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म एक सिटी कॉन्सेप्ट नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि हम पहले इस फेमिनिज्म को नाम नहीं दे रहे थे, पर हाँ थी औरतें जो इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन कर रही थी। तो मैं आपको कोई बहुत बड़ी रेवोल्यूशन की बात नहीं बता रही हूँ, और ये असली काम है, ये बहुत ज़रूरी काम है। और अगर कल को कोई आपसे पूछे कि आपने घर पे क्या काम किया, तो जवाब ये होना चाहिए कि मैंने वो काम किया जो इस देश को, इस इकॉनमी को चलाता है, और उस काम का हिसाब अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे उन लड़कियों तक, उन औरतों तक पहुंचाइए जिनको आप चाहते हो बताना कि उनके घर के काम कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि आपके लाइफ में वो कौन सी औरतें हैं जिनके काम अभी भी गिने नहीं जाते हैं, और उनके भी कामों का हिसाब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।